स्वागत है आप सभी का हिंदी विद केसीआई चैनल पर। आज हम एक नया निबंध पढ़ेंगे, प्रेम घन की छाया स्मृति। इसके निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये थोड़ा सा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अंगोना गांव में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में हुई थी। उनकी विधिवत शिक्षा इंटरमीडिएट तक ही हो पाई। बाद में उन्होंने स्वाध्याय द्वारा संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी के प्राचीन और नवीन साहित्य का गंभीरता से अध्ययन किया। कुछ समय तक वे मिर्जापुर के मिशन हाई स्कूल में चित्रकला के अध्यापक रहे। सन 1905 में वे काशी नागरी प्राचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य में सहायक संपादक के पद पर नियुक्त होकर काशी आ गए और बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक बने। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद वे हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे और इसी पद पर कार्य करते हुए यहीं उनका निधन हुआ। काशी ही उनकी कर्मस्थली रही। आचार्य शुक्ल हिंदी के उच्च कोटि के आलोचक, इतिहासकार और साहित्य चिंतक हैं। विज्ञान, दर्शन, इतिहास, भाषा विज्ञान, साहित्य और समाज के विभिन्न पक्षों से संबंधित लेखों, पुस्तकों के मौलिक लेखन, संपादन और अनुवादों के बीच से उनका जो ज्ञान संपन्न व्यापक व्यक्तित्व उभरता है वह बेजोड़ है। उन्होंने भारतीय साहित्य की नई अवधारणा प्रस्तुत की और हिंदी आलोचना का नया स्वरूप विकसित किया। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित करते हुए उन्होंने हिंदी कवियों की सम्यक समीक्षा की तथा इतिहास में उनका स्थान निर्धारित किया। आलोचनात्मक लेखन के अलावा उन्होंने भाव और मनोविज्ञान संबंधी उच्च कोटि के निबंधों की भी रचना की। शुक्ल जी की गद्य शैली विवेचनात्मक है, जिसमें विचारशीलता, सूक्ष्म तर्क योजना तथा सहृदयता का योग है। व्यंग्य और विनोद का प्रयोग करते हुए वे अपनी गद्य शैली को जीवंत और प्रभावशाली बनाते हैं। उनके लेखन में विचारों की दृढ़ता, निर्भीकता और आत्मविश्वास की एकता मिलती है। उनका शब्द चयन, शब्द समायोजन व्यापक है, जिसमें तत्सम शब्दों से लेकर प्रचलित उर्दू शब्दों तक का प्रयोग दिखाई देता है। अत्यंत सारगर्भित, विचार प्रधान, सूत्रात्मक वाक्य रचना उनकी गद्य शैली की एक बड़ी विशेषता है। आचार्य शुक्ल की कृति का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसे हिंदी साहित्य का इतिहास को तो सब जानते होंगे। रामचंद्र शुक्ल का पहला ऐसा ग्रंथ है जो सर्व लोकप्रिय है। इसे उन्होंने पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था, जो बाद में परिष्कृत और संशोधित रूप में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। उनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि 4 खंडों में और रस मीमांसा आदि। इसके अलावा उन्होंने जायसी ग्रंथावली एवं भरमर गीत सार का संपादन किया तथा उनकी लंबी भूमिका लिखी। ये हो गया आचार्य शुक्ल जी का जीवन परिचय। और जो पाठ ये निबंध उन्होंने लिखा है उसके बारे में थोड़ी सी समरी है। संस्मरणात्मक निबंध प्रेम घन की छाया स्मृति में शुक्ल जी ने हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अपने प्रारंभिक रुझानों का बड़ा रोचक वर्णन किया है। उनका बचपन साहित्यिक परिवेश में भरा पूरा था। बाल्यावस्था में ही किस प्रकार भारतेंदु एवं उनके मंडल के अन्य रचनाकारों, विशेषतः प्रेमघन के सानिध्य में शुक्ल जी का साहित्यकार आकार ग्रहण करता है,
उसकी अत्यंत मनोहारी झांकी यहाँ प्रस्तुत हुई है। प्रेमघन के व्यक्तित्व ने शुक्ल जी की समवेशक मंडली को किस तरह प्रभावित किया, हिंदी के प्रति किस प्रकार आकर्षित किया तथा किसी रचनाकार के व्यक्तित्व निर्माण आदि से संबंधित पहलुओं का बड़ा चित्ताकर्षक चित्रण इस निबंध में किया गया है। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। प्रेमघन की छाया स्मृति। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने से उन्हें बड़ा आनंद आता था। वे रात को प्राय रामचंद्र चरितमानस और रामचंद्रिका घर के सब लोगों को एकत्र करके बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। उन्हें भी वे कभी कभी सुनाया करते थे। जब उनकी बदली हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्जापुर हुई तब मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी। यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि उनकी बदली हमीरपुर जिले के राठ तहसील से मिर्जापुर हुई, उस समय इनकी अवस्था 8 वर्ष थी। 2-3 प्रश्न बन जाएंगे। उसके पहले ही से भारतेंदु के संबंध में एक अपूर्व मधुर भावना मेरे मन में जगी रहती थी। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में मेरी बाल बुद्धि कोई भेद नहीं कर पाती थी। हरिश्चंद्र शब्द से दोनों की एक मिलीजुली भावना, एक अपूर्व माधुर्य का संचार मेरे मन में करती थी। मिर्जापुर आने पर कुछ दिनों में सुनाई पड़ने लगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र यहाँ रहते हैं जो हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि है। उनका नाम है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। भारतेंदु मंडल की किसी सजीव स्मृति के प्रति मेरी कितनी उत्कंठा रही होगी, यह अनुमान करने की बात है। मैं नगर से बाहर रहता था। एक दिन बालकों की मंडली जोड़ी गई जो चौधरी साहब के मकान से परिचित थे। वे अगुआ हुए। मील 1.5 का सफ़र तय हुआ। पत्थर के एक बड़े मकान के सामने हम लोग जा खड़े हुए। नीचे का बरामदा खाली था, ऊपर का ये बच्चे गए हैं उनके बद्रीनारायण चौधरी के घर के सामने। शीघ्र गहरी मैत्री में परिणित हो गया। 16 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते तो समवेशक हिंदी प्रेमियों की एक खासी मंडली मुझे मिल गई, जिसमें श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल, भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी मुख्य थे। हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा बराबर इस मंडली में रहा करती थी। मैं भी अब अपने को एक लेखक मानने लगा था। हम लोगों की बातचीत प्राय लिखने पढ़ने की हिंदी में हुआ करती, जिसमें निसंदेह इत्यादि शब्द आया करते। जिस स्थान पर मैं रहता था वहाँ अधिकतर वकील, मुख्तरों तथा कचहरी के अफसरों और आलमों की बस्ती थी। ऐसे लोगों के उर्दू कानों में हम लोगों की बोली कुछ अनोखी लगती थी। इसी से उन्होंने हम लोगों का नाम निसंदेह लोग रख छोड़ा था। मेरे मोहल्ले में कोई मुसलमान सब जज आ गए थे। एक दिन मेरे पिताजी खड़े खड़े उनके साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में उधर जा निकला। पिताजी ने मेरा परिचय देते हुए उनसे कहा, इन्हें हिंदी का बड़ा शौक है। चट जवाब मिला, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मैं तो इनकी सूरत देखते ही इस बात से वाकिफ हो गया। मेरी सूरत में ऐसी क्या बात थी, यह इस समय नहीं कह सकता। आज से 30 वर्ष पहले की बात है। चौधरी साहब से तो अब अच्छी तरह परिचय हो गया था। अब उनके यहाँ मेरा जाना एक लेखक की हैसियत से होता था। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज़ समझा करते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि
चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। बसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच, रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। कंधों तक बाल लटक रहे थे। आप इधर से उधर टहल रहे हैं। एक छोटा सा लड़का पान की तस्तरी लिए पीछे पीछे लगा हुआ है। बात की कांट छांट का क्या कहना। तो बात जो बातें उनके मुंह से निकलती थी उनमें एक विलक्षण वक्रता रहती थी। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम निराला। बरामदा सघन लताओं के जाल से आवृत था। बीच बीच में मैं खंबे और खुली जगह दिखाई पड़ती थी। उसी ओर देखने के लिए मुझसे कहा गया। कोई दिखाई न पड़ा। सड़क पर कई चक्कर लगे। कुछ मेरे पीछे एक लड़के ने उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया। लता परतान के बीच एक मूर्ति खड़ी हुई दिखाई पड़ी। दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे। एक हाथ खंबे पर था। देखते ही देखते यह मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई। बस यही पहली झांकी थी। ज्यों ज्यों मैं सियाना होता गया त्यों त्यों हिंदी के नूतन साहित्य की ओर मेरा झुकाव बढ़ता गया। क्वींस कॉलेज में पढ़ते समय स्वर्गीय बा रामकृष्ण वर्मा मेरे पिताजी के सहपाठियों में थे। भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें प्राय मेरे यहाँ आया करती थी। पर अब पिताजी उन पुस्तकों को छिपाकर रखने लगे। उन्हें डर हुआ कि कहीं मेरा चित्त स्कूल की पढ़ाई से हट न जाए, मैं बिगड़ न जाऊं। उन्हीं दिनों पंडित केदारनाथ जी पाठक ने एक हिंदी पुस्तकालय खोला था। मैं वहां से पुस्तकें ला लाकर पढ़ा करता। एक बार एक आदमी साथ करके मेरे पिताजी ने मुझे एक बारात में काशी भेजा। मैं उसी के साथ घूमता फिरता चौखंबा की ओर जा निकला। वहीं पर एक घर में से पंडित केदारनाथ जी पाठक निकलते दिखाई पड़े। पुस्तकालय में वे मुझे प्राय देखा करते थे। इससे मुझे देखते ही वे वहीं खड़े हो गए। बात ही बात में मालूम हुआ कि जिस मकान में से वे निकले हैं वह भारतेंदु जी का घर था। मैं बड़ी चाह और कुतूहल की दृष्टि से कुछ देर तक उस मकान की ओर न जाने किन किन भावनाओं में लीन होकर देखता रहा। पाठक जी मेरी यह भावना देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बहुत दूर मेरे साथ बातचीत करते हुए गए। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का वह हृदय परिचय बहुत होता था। नौकरों तक के साथ उनका संवाद सुनने लायक होता था। अगर किसी नौकर के हाथ से कभी कोई गिलास वगैरह गिरा तो उनके मुंह से यही निकला कि का रे बचाता नहीं। उनके प्रश्नों के पहले क्यों साहब अक्सर लगा रहता था। वे लोगों को प्राय बनाया करते थे। इससे उनसे मिलने वाले लोग भी उन्हें बनाने की फिक्र में रहा करते थे। मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहते थे। उनका नाम था वामनाचार्य गिरी। एक दिन वे सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते चले जा रहे थे। अंतिम चरण रह गया था कि चौधरी साहब अपने बरामदे में कंधों पर बाल छिटकाए खंबे के सारे खड़े दिखाई पड़े। चट कवित पूरा हो गया। वामन जी ने नीचे से वह कविता ललकारा जिसका अंतिम अंश था, खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। एक दिन कई लोग बैठे बातचीत कर रहे थे कि इतने में एक पंडित जी आ गए। चौधरी साहब ने पूछा, कहिए क्या हाल है। पंडित जी बोले, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया है और चले आ रहे हैं। प्रश्न हुआ, जल ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है। एक दिन चौधरी साहब ने एक पड़ोसी उनके यहाँ पहुँचे। देखते ही सवाल हुआ, क्यों साहब, एक लफ्ज़ में अक्सर सुना करता हूँ पर उसका ठीक अर्थ समझ में न आया। आखिर घन चक्कर के क्या मानी है, उसके क्या लक्षण हैं। पड़ोसी महाशय बोले, वाह,
यह क्या मुसीबत बात है। एक दिन रात को सोने से पहले कागज कलम लेकर सवेरे से रात तक जो जो काम किए हों सब लिख जाइए और पढ़ जाइए। मेरे सहपाठी पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, बा भगवान दास सालना, बा भगवान दास मास्टर, उन्होंने उर्दू बेगम नाम की एक बड़ी ही विनोदपूर्ण पुस्तक लिखी थी, जिसमें उर्दू की उत्पत्ति, प्रचार आदि का वृतांत एक कहानी के ढंग से लिख दिया था। इत्यादि कई आदमी गर्मी के दिनों में छत पर बैठे चौधरी साहब से बातचीत कर रहे थे। चौधरी साहब के पास ही एक लैंप जल रहा था। लैंप की बत्ती एक बार भभकने लगी। चौधरी साहब नौकरों को आवाज़ देने लगे। मैंने चाहा कि बढ़कर बत्ती नीचे गिरा दूं, पर लक्ष्मी नारायण ने तमाशा देखने के विचार से मुझे धीरे से रोक लिया। चौधरी साहब कहते जा रहे थे, अरे जब फूट जाई तबे चलत आवत। अतः अंत में चिमनी ग्लोब के सतही चकनाचूर हो गई, पर चौधरी साहब का हाथ लैंप की तरफ न बढ़ा। उपाध्याय जी नागरी को भाषा मानते थे और बराबर नागरी भाषा लिखा करते थे। उनका कहना था कि नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वही नागरी कहलाई। इसी प्रकार वे मिर्जापुर न लिखकर मिर्जापुर लिखा करते थे, जिसका अर्थ वे करते थे लक्ष्मीपुर, मीर समुंदर प्लस जा बराबर पुत्री प्लस सुपुर, समुद्र की पुत्री लक्ष्मी। ऐसे ये अभ्यास प्रश्न हो गए, आप देख लेना इनको। ये शब्दार्थ और टिप्पणी। उत्कंठा हो गई, लालसा और बेचैनी, आवृत ढका हुआ घेरा हुआ, लता प्रतान, लता का फैलाव, लता तंतु, परिणत अन्य रूप में बदला हुआ, परिणाम के रूपांतर को प्राप्त, मुख्तियार अधिकार प्राप्त व्यक्ति, व्यक्ति विशेष के प्रति निधि के रूप में कार्य करने का अधिकारी एजेंट, अमला कर्मचारी मंडल, वाकिफ जानकार या परिचित, वक्रता टेढ़ापन या कुटिलता, परिपाटी सिलसिला या रीति, अपभ्रंश प्राकृत भाषाओं का प्रवृत्ति रूप जिसमें उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं की उत्पत्ति मानी जाती है, चित्ताकर्षक मन को आकर्षित करने वाला। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।